नमस्कार। 31 अगस्त और 1 सितंबर 2025 चीन का तियानजिन शहर काफी चर्चा में रहा। हाँ बिल्कुल, वहाँ 25वां शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO का शिखर सम्मेलन था। और बताया जा रहा है कि ये अब तक का सबसे बड़ा SCO जमावड़ा था। चीन 5वीं बार मेजबानी कर रहा था। लेकिन असली सुर्खी तो कुछ और ही थी ना। हाँ बिल्कुल, सारी दुनिया की नजरें असल में एक खास मुलाकात पर थीं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई बातचीत। सही। पिछले कुछ सालों के तनाव को देखते हुए ये मुलाकात अपने आप में काफी अहम मानी जा रही है। बिल्कुल, बहुत समय बाद इस स्तर पर सीधी बातचीत हुई। तो आज हम इसी मुलाकात के मायने समझने की कोशिश करेंगे। जो भी विश्लेषण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है उनके आधार पर देखेंगे कि इस मुलाकात के रणनीतिक संकेत क्या हैं, इसका कूटनीतिक सार क्या निकलता है। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि थोड़ा गहराई में जाकर समझें कि इस मुलाकात के पीछे की मंशाएं क्या हो सकती हैं और इसका असर क्या होगा। बिल्कुल, भारत चीन रिश्तों और वैश्विक राजनीति पर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा संदेश जो भारत की तरफ से गया लगता है वो है भारत की रणनीतिक स्वायत्तता पर फिर से जोर देना, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। हाँ, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब क्या है व्यवहारिक तौर पर? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि भारत अपनी विदेश नीति अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से तय करेगा। अच्छा। किसी एक खास शक्ति गुट के दबाव में आके नहीं, चाहे वो अमेरिका हो या चीन। और ये आज के समय में क्यों इतना जरूरी है, मतलब ये संदेश अभी देना? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि दुनिया बदल रही है। पुराने नियम, पुरानी व्यवस्थाएं, उनमें बदलाव आ रहा है। खासकर ट्रंप प्रशासन के बाद से एक अनिश्चितता सी है। हाँ वो तो है। ऐसे में भारत का ये कहना कि भाई हम स्वतंत्र विदेश नीति पर चलेंगे, ये दिखाता है कि भारत वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका को लेकर कितना स्पष्ट और सजग है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, हमने देखा भी है। जैसे रूस से तेल खरीदने का मामला था, बिल्कुल सही उदाहरण है। पश्चिमी देशों का, अमेरिका का भी काफी दबाव था। हाँ, दबाव तो था, लेकिन भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों और शायद पुराने रिश्तों को देखते हुए पीछे हटने से मना कर दिया। हाँ, तेल आयात जारी रखा। तो तियानजिन में शी जिनपिंग को भी यही संदेश गया होगा कि भारत अपने फैसले खुद लेता है। ये जो स्वायत्तता की बात है, ये भारत को एक तरह की कूटनीतिक, कह सकते लचीलापन भी देती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये दिखाता है कि भारत किसी एक खेमे में बंधा हुआ नहीं है। वो एक उभरती हुई शक्ति है जो अपने हितों के हिसाब से अलग अलग देशों के साथ अलग अलग मुद्दों पर तालमेल बिठा सकता है। इससे वैश्विक मंच पर भारत की छवि मजबूत होती है, एक ऐसे खिलाड़ी के तौर पर जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सही कहा, जिसके साथ सभी बड़ी शक्तियां बात करना चाहेंगी। तो ये स्वायत्तता वाला संदेश तो साफ है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इस मुद्दे से रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलने के कुछ आसार दिखे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इतिहास देखें तो पिछले कुछ साल तो बहुत तनाव भरे रहे हैं। 2017 का डोकलाम, हाँ, फिर 2020 में गलवान घाटी की वो हिंसक झड़प, वो तो बहुत ही गंभीर घटना थी। और अरुणाचल सीमा पर भी तनातनी की खबरें आती रहती हैं। इन सब ने रिश्तों में काफी कड़वाहट ला दी थी। हाँ, वो दौर बहुत मुश्किल था। राजनयिक और सैन्य स्तर पर कई दौर की बातचीत हुई, कोशिशें भी हुई तनाव कम करने की, लेकिन राजनीतिक स्तर पर एक ठंडापन साफ दिख रहा था। बड़ी मुलाकातें तो लगभग बंदी थीं। लेकिन अब लग रहा है कि शायद कुछ बदलने की कोशिश हो रही है। कुछ विश्लेषक कह रहे हैं कि इसकी शुरुआत पिछले साल अक्टूबर 2024 में हुई थी। हाँ, कजान में जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था रूस में, वहां शायद कुछ अनौपचारिक बातचीत हुई थी दोनों नेताओं के बीच। हाँ, कजान में शायद माहौल थोड़ा सहज हुआ हो, लेकिन तियानजिन में जो संदेश गया वो ज्यादा ठोस और स्पष्ट था, ऐसा लगता है। अब एक प्रधानमंत्री मोदी ने शी जिनपिंग से कहा कि भारत आपसी विश्वास, आपसी सम्मान और एक दूसरे की संवेदनशीलताओं का ध्यान रखते हुए रिश्ते सामान्य बनाने को तैयार है। ये बहुत अहम बात है। ये सिर्फ एक औपचारिक बयान नहीं है। नहीं, ये एक तरह से गेंद चीन के पाले में डालने जैसा है कि अगर आप इन शर्तों पर आगे बढ़े तो हम भी तैयार हैं। बिल्कुल। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि इस संभावित नरमी के पीछे वजह क्या हो सकती हैं और ये अभी क्यों। हाँ, ये टाइमिंग महत्वपूर्ण है। अगर हम चीन के नजरिए से देखें तो पिछले कुछ समय से उनकी जो एक आक्रामक विदेश नीति रही है, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी जिसे कहते हैं। हाँ, वो वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, मतलब बहुत आक्रामक, बेबाक अंदाज, उससे अब शायद एक नरम, ज्यादा सहयोगी रवैये की तरफ बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन क्या हमें वाकई चीन के इस नरम रवैये पर पूरी तरह यकीन कर लेना चाहिए, या ये सिर्फ एक
मतलब एक टैक्टिकल मूव है जब तक उनकी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं हो जाती? ये सवाल बिल्कुल जायज है और इसीलिए शायद भारत का रुख भी सतर्कता भरा है। देखिए, चीन के इस रवैये के पीछे कई आंतरिक कारण हो सकते हैं, ये बात सही है। जैसे उनकी अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ रही है, रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ा संकट है। हाँ, वो तो सुन रहे हैं। युवाओं में बेरोजगारी बढ़ रही है और अंदरूनी तौर पर भी कुछ असंतोष की खबरें हैं। अच्छा। तो ऐसे में ये मुमकिन है कि चीन बाहरी मोर्चों पर तनाव कम करना चाहता हो, खासकर भारत जैसे बड़े पड़ोसी के साथ, ताकि वो अपनी आंतरिक समस्याओं पर ज्यादा ध्यान दे सके। यानी सीमा पर शांति बनाए रखना उनकी जरूरत हो सकती है अभी। हाँ, एक तात्कालिक जरूरत। लेकिन जैसा मैंने कहा, भारत इसे लेकर सजग है। बातचीत के दरवाजे खोलने का मतलब ये नहीं है कि सीमा पर LAC पर, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर, हाँ, LAC पर अपनी रक्षा तैयारियों में कोई ढील दी जाए। भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमताएं बढ़ा रहा है। तो विश्वास बहाली एक लंबी प्रक्रिया होगी। बिल्कुल, बहुत लंबी और शायद मुश्किल भी। और ये तभी संभव है जब जमीन पर चीन के रवैये में सचमुच बदलाव दिखे। चलिए, ये तो हुई रणनीतिक और कूटनीतिक बातें। अब जरा आर्थिक पहलू पर भी आते हैं, क्योंकि वहां भी कुछ दिलचस्प चीजें हो रही हैं। हाँ, आर्थिक एंगल भी बहुत महत्वपूर्ण है। कि राष्ट्रपति ट्रंप की जो टैरिफ नीतियां थी, उसके बाद वैश्विक व्यापार और सप्लाई चेन में जो उथल पुथल मची, हाँ, उसने कई देशों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर किया। इस बदलते माहौल में भारत जैसे देश के लिए अपने निर्यात के लिए नए बाजार खोजना, हाँ, और व्यापार घाटे को कम करना, ये एक बड़ी प्राथमिकता है। और चीन, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जाहिर है एक बहुत बड़ा बाजार है। हाँ, बहुत बड़ा। तो क्या भारत ने इस मुलाकात में व्यापार को लेके कुछ ठोस मांगे रखी? हाँ, सूत्रों का तो यही कहना है कि भारत की तरफ से ये बात साफ तौर पर रखी गई कि चीन भारतीय सामानों और सेवाओं को अपने बाजार में ज्यादा बेहतर और निष्पक्ष पहुंच दे, खासकर उन क्षेत्रों में जहां भारत कॉम्पिटिटिव है। क्योंकि चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा तो बहुत ज्यादा है और लंबे समय से है। हाँ, वो एक बड़ी चिंता है। इसके अलावा एक और अहम आर्थिक कड़ी है जिसका जिक्र जरूरी है। वो क्या? रेयर अर्थ एलिमेंट्स। अच्छा, हाँ, वो खनिज पदार्थ जो आजकल की तकनीक के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मोटर्स, बैटरी, स्मार्टफोन, रक्षा उपकरण सब में लगते हैं। और इन पर चीन का काफी हद तक दबदबा है सप्लाई में। हाँ, उत्पादन और सप्लाई चेन पर चीन का काफी नियंत्रण है। तो अगर चीन भारत की ऑटोमोबाइल और टेक इंडस्ट्री के लिए इन रेयर अर्थ मैग्नेट और दूसरे अहम कच्चे माल की सप्लाई फिर से ठीक से शुरू करता है, तो ये भारत के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है, मेक इन इंडिया के लिए भी। हाँ, बिल्कुल, तकनीकी विकास के लिए भी ये मददगार साबित हो सकता है। लेकिन क्या ये उम्मीदें यथार्थवादी हैं? क्या चीन आसानी से भारतीय सामानों को ज्यादा पहुंच देगा या रेयर अर्थ सप्लाई में नरमी बरतेगा, जबकि दोनों देशों में रणनीतिक प्रतिस्पर्धा भी है? देखिए, ये सब कुछ लेन देन और मोल भाव पर निर्भर करेगा। ऐसा नहीं है कि चीन को भारत की जरूरत नहीं। भारत का अपना विशाल उपभोक्ता बाजार है जिसकी जरूरत चीन को भी है, खासकर जब उनकी अपनी अर्थव्यवस्था दबाव में है। सही। लेकिन ये भी सच है कि कई क्षेत्रों में सीधी आर्थिक प्रतिस्पर्धा है। टेक्नोलॉजी में, जैसे 5G, सेमीकंडक्टर, इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताएं भी हैं। हाँ, वो तो है ही। तो मुझे लगता है कि आर्थिक रिश्तों में प्रगति शायद धीरे धीरे होगी, और कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में। ऐसा नहीं है कि एक मुलाकात हुई और सारे मसले हल हो गए। नहीं, वो तो नहीं होता। इसमें लगातार बातचीत की जरूरत होगी, कूटनीतिक भी और व्यापारिक भी। यानी उम्मीदें तो हैं, लेकिन राह आसान नहीं है, चुनौतियां भी हैं। बिल्कुल। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबसे पेचीदा है, संतुलन साधने की कला। हाँ, ये बैलेंसिंग एक्ट। एक तरफ भारत के अमेरिका के साथ रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं, खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को लेकर दोनों की चिंताएं काफी मिलती जुलती हैं। हाँ, स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस है वहाँ। और दूसरी तरफ चीन आपका पड़ोसी है, एक बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति, उससे पूरी तरह दुश्मनी मोल लेना भी शायद भारत के हित में ना हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या भारत इन दोनों जो विपरीत जैसे दिखते हैं, इन रिश्तों को एक साथ साध सकता है? ये आज भारतीय विदेश नीति के सामने शायद सबसे बड़ी चुनौती है और सबसे बड़ा अवसर भी। अवसर कैसे? अवसर ऐसे कि अगर भारत ये संतुलन साध लेता है तो वो एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित हो जाएगा। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ये जरूरी नहीं कि ये एक जीरो सम गेम हो। शून्य योग का खेल, मतलब एक का फायदा दूसरे का नुकसानी हो। हाँ, या ऐसा नहीं कि एक से दोस्ती बढ़ेगी तो दूसरे से दुश्मनी करनी ही पड़ेगी। भारत की कोशिश यही रही है और शायद आगे भी रहेगी कि वो किसी एक गुट में पूरी तरह बंधने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों को देखे और उनके आधार पर अलग अलग शक्तियों के साथ अपने संबंध तय करे। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत अमेरिका के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को भी आगे बढ़ाएगा। हाँ, और साथ ही चीन के साथ भी एक स्थिर, भले ही वो थोड़ा तनावपूर्ण हो,
वैसा रिश्ता बनाए रखने की कोशिश करेगा। बिल्कुल। अमेरिका के साथ साझेदारी भारत के लिए महत्वपूर्ण है, रक्षा प्रौद्योगिकी के लिए, आतंकवाद से लड़ाई के लिए, हिंद प्रशांत में एक नियम आधारित व्यवस्था के लिए। क्वाड जैसे मंच है। हाँ, क्वाड उसी का प्रतीक है। वहीं चीन के साथ एक स्थिर और शांतिपूर्ण सीमा बनाए रखना जरूरी है। व्यापारिक संबंधों को संतुलित करना है और वैश्विक मुद्दों पर जहां संभव हो सहयोग करना, ये भी भारत की जरूरत है। ये तो बहुत महीन संतुलन साधने जैसा है। बिल्कुल। इसके लिए लगातार कूटनीतिक चतुराई भी चाहिए और मजबूती भी दिखानी होगी। और जैसा आपने पहले भी कहा था, भारत का रवैया यथार्थवादी लगता है। एक तरफ बातचीत और कूटनीति, हाँ, दरवाजे खुले रखना, और दूसरी तरफ सीमा पर अपनी सैन्य मौजूदगी और क्षमताओं को लगातार मजबूत करना, ये इसी संतुलन का हिस्सा है। हाँ, इसे आप कह सकते हैं आयरन फिस्ट इन अ वेलवेट ग्लव, मखमली दस्ताने में लोहे का हाथ। हाँ, यानी बातचीत की मेज पर नरमी लेकिन जमीन पर दृढ़ता। भारत ये संदेश देना चाहता है कि वो शांति चाहता है, लेकिन अपनी संप्रभुता और हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर हम इस पूरी चर्चा को अब समेटें, तियानजिन में जो एससीओ समिट हुई और खासकर ये मोदी शी मुलाकात, इसके मुख्य निष्कर्ष क्या निकलते हैं? क्या हम कह सकते हैं कि भारत चीन संबंधों में शायद एक नए दौर की आहट है? हाँ, एक नए, शायद ज्यादा व्यावहारिक दौर की। इसकी खास बातें क्या होंगी? मेरे ख्याल से 3-4 मुख्य बातें हैं। पहली, भारत का अपनी रणनीतिक स्वायत्ता पर मजबूत और स्पष्ट दावा, हम अपने फैसले खुद करेंगे। दूसरी, रिश्तों में जमी बर्फ पिघलाने की एक सतर्क और धीमी कोशिश, जिसके पीछे दोनों तरफ के अपने अपने कारण हैं। चीन की आंतरिक चुनौतियां भी इसमें शामिल हैं। सही। तीसरी, प्रमुख वैश्विक शक्तियों, खासकर अमेरिका और चीन के साथ अपने जटिल रिश्तों को संतुलित करने की भारत की निरंतर चुनौती और कोशिश। और चौथी, आर्थिक पहलू, व्यापार संतुलन, जरूरी कच्चे माल की सप्लाई, ये मुद्दे भी रिश्तों की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। बिल्कुल सही कहा। ये एक जटिल पहेली है जिसके कई टुकड़े हैं, और तियानजिन मुलाकात ने शायद उन टुकड़ों को जोड़ने की एक नई संभावना पैदा की है। हाँ, संभावना तो है। रास्ता बेशक लंबा और अनिश्चितताओं से भरा हो सकता है, पर कम से कम उच्च स्तरीय संवाद फिर से शुरू हुआ है। ये अपने आप में एक सकारात्मक संकेत है। हाँ, बातचीत का जारी रहना ही अपने आप में अहम है। देखते हैं इसके नतीजे कब और कैसे आते हैं। तो निष्कर्ष यही है कि तियानजिन मुलाकात भविष्य के भारत चीन संबंधों के लिहाज से एक अहम पड़ाव है, और भारत का संदेश साफ लगता है। हम सावधानी से लेकिन अपने हितों को सबसे ऊपर रखते हुए मजबूती से अपना रास्ता खुद बनाएंगे। बिल्कुल, यही सार है। और अब जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, जरूर। हमने बात की कि चीन कुछ आंतरिक दबावों से जूझ रहा है और भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्ता पर जोर दे रहा है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए क्या भारत चीन संबंधों में हम सिर्फ सीमा पर तनाव कम करने या मैनेज करने से आगे बढ़कर किसी खास किस्म के नए सामान्य यानी न्यू नॉर्मल को उभरते हुए देख सकते हैं? वो नया सामान्य कैसा हो सकता है जो सिर्फ सीमा विवादों तक ही सीमित ना हो? ये वाकई एक गहरा सवाल है। क्या हम तनाव प्रबंधन से आगे बढ़कर किसी तरह के सीमित सहयोग या स्थिर प्रतिस्पर्धा के दौर में जा सकते हैं? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा। हाँ, इस पर नजर बनाए रखना दिलचस्प होगा। इस गहरी और बारीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।